चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 से पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स दी गई हैं उनके बारे में। तो ये थ्योरम बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ये आती रहती हैं, इसलिए इनको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज समझने के साथ साथ उससे पहले जो थ्योरम और एग्जाम्पल्स होते हैं उनको समझना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल और थ्योरम होते हैं ये एक्सरसाइज के सवालों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं थ्योरम नंबर 1 आपको समझाने जा रहा हूँ, पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान से देखिएगा। तो ये जो थ्योरम 1 है इसके अकॉर्डिंग, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पे आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट क्या होता है उसे आप जानते हैं अच्छी तरह से। एडजॉइंट क्या होता है वो भी आपको पहले समझाया जा चुका है, इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें एडजॉइंट भी समझ चुके हैं आप। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के, और वो इक्वल होगा डेट ए इंटू आई के। तो हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। वेरिफिकेशन शुरू करते हैं इसका। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें ए जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे कुछ मान लेना पड़ेगा इस तरह से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरह से हमने ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया क्योंकि हमें दिया गया था। अब हम इसका एडजॉइंट जब निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर निकलेंगे, और कोफैक्टर निकाल के फिर उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इस तरह से आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये मैट्रिक्स था और ये है उसका एडजॉइंट। तो देखो ये जैसे एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट स्मॉल a12, तो इसका जो कोफैक्टर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एलिमेंट्स के कोफैक्टर इस तरह से निकलेंगे, लेकिन एडजॉइंट निकालते समय उनका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोज कर दिया जाता है। जो रो होते हैं उनका बना दिया जाता है कॉलम। ये सब हम पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास ए भी आ गया है और उसका एडजॉइंट भी आ चुका है। अब हम ये वाला हिस्सा अगर लें थ्योरम का, तो इसके अकॉर्डिंग ए की एडजॉइंट ए में हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिखेंगे नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसके लिए पहले पूरा मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ए लिखेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ उसको। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख दिया है पूरा, और एडजॉइंट ए उसके बराबर में यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगी। मल्टीप्लाई की अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो जब हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो रो आप देख रहे हैं, इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में होगी, और यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में होगी तो दूसरा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, फिर इस रो की मल्टीप्लाई तीसरे में होगी तो तीसरा एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सब जगह पर भी एलिमेंट आएंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैंने सिखा रखा है उसको देख लीजिएगा। मैट्रिक्स चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी जो उसकी एक्सरसाइज है मल्टीप्लाई वगैरह की वो सब मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हम इस मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरी रो आप देख रहे हैं, इस पूरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी। तो मैं आपको साइड में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। A11 की मल्टीप्लाई किस में होगी, कैपिटल A11। इसी तरह से A12 की मल्टीप्लाई कैपिटल A12 में होगी, और इसी तरह से A13 की मल्टीप्लाई कैपिटल A13 में होगी। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट ऑफ ए। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में मैंने ये चीज़ें आपको समझा रखी हैं कि अगर आप किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में कर देते हैं और फिर उनको प्लस करते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टर्स में की जाती है और फिर उसका सम किया जाता है, तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये चीज़ समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 4.4 का जो लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा, उसके शुरुआत में ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में करके उसका सम करने के बाद हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, A11। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहेंगे पूरे फोकस के साथ, तभी समझ में आएगा। और हर वीडियो शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देखनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी चीज़ें क्लियर होती, नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जिससे आगे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर रहे हैं, A11 A21, इसके बाद A12 A22, इसके बाद A13 और A23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट तो किसी अलग रो के हैं और कोफैक्टर किसी अलग रो के हैं। देखो ये 1 1 है यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, और ये 2 1 है दूसरी रो का पहला कोफैक्टर। तो एलिमेंट अलग रो का है, कोफैक्टर अलग रो का है। एलिमेंट अलग रो का, कोफैक्टर अलग रो का, एलिमेंट अलग रो का, कोफैक्टर अलग रो का। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो आंसर आता है 0। ये भी आपको एक्सरसाइज 4.4 में ही सिखाया गया है कि अगर आप किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी किसी दूसरी रो के कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 0। तो यानी कि जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी तो यहाँ भी सेम सिचुएशन बनेगी कि एलिमेंट अलग रो के हैं, कोफैक्टर अलग रो के हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब ऐसे ही जब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे फिर वही होगा कि एलिमेंट अलग रो के, कोफैक्टर अलग रो के, तो 0। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो सेम है, देखो 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, तो इस बार आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने साइड में लिखी है ना ये यहाँ पर काम आ रही है। अगर उसी रो के एलिमेंट हैं, उसी रो के कोफैक्टर हैं, आप मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अगर उसी रो के एलिमेंट हैं और दूसरी रो के कोफैक्टर हैं तब जो सम है वो क्या है, 0। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए जब हम इस पूरे को भर देंगे तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो इसके इक्वल ये आ चुका है। अब मैं इसको अगले पेज पर ले जाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर ले जाने से पहले एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ये हमारी थ्योरम 1 है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के, और वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा था वो हमने ले लिया। उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, उसके कुछ एलिमेंट इस तरह से मान लिए, ये हमने लेट किया है, और इन एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करते समय ये चीज़ें बड़े काम आ रही हैं कि एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में करके सम करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। लेकिन एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इसके इक्वल आ चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझते रहिएगा। अब हम इसको अगले पेज पर ले जा रहे हैं। चलिए खैर, अब मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। पिछले पेज से जो हमें रिजल्ट मिला है वो ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो इसके इक्वल होगा, और ये हमारी थ्योरम है जिसे हम प्रूव कर रहे हैं, और इसका फिलहाल हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में से क्या होता है कि जब कॉमन निकालते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आता है। तो अगर हम यहाँ से डैट ए कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से डैट ए कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, 0 में से डैट ए कॉमन आया तो 0 बचेगा, 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, मैट्रिक्स में तो कॉमन निकालते हैं ऐसा होता है, लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट होता, मान लो इसके दोनों तरफ इस तरह से साइन होते हैं, तो डेट एक यहाँ से कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आता है, तब जाके बाहर जो हमें मिलता वो मिलता डेट ए का क्यूब। लेकिन अभी ये एक मैट्रिक्स है तो पूरे मैट्रिक्स में से
अगर डेट ए कॉमन ले रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब डेट ए तो ऐसे ही रहेगा, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमने प्रूव किया कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, डेट ए इंटू आई के, ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट प्रूव किया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई, बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरा जो हिस्सा है एडजॉइंट ए इंटू ए को डेट ए इंटू आई के इक्वल प्रूव करेंगे। और ये जो प्रूव है ये बिल्कुल इसके तरीके से ही होगा। पहले आपको एडजॉइंट ए लिखना पड़ेगा। एडजॉइंट ए में क्या आएंगे कि वो जो कोफैक्टर्स थे वो आएंगे A11 A21, क्योंकि उनके वो भी किए जाएंगे ना ट्रांसपोज, इस तरीके से पूरा हम लिख देंगे A12 A22 A32, ठीक है, A13। तो इस तरीके से जब एडजॉइंट ए लिख दिया जाएगा, एडजॉइंट ए का मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं तो इनके जो कोफैक्टर हैं वो इस तरीके से आते हैं, तो ऐसे हमने लिखे हुए हैं। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से ऐसे ही मिल जाएगा, डेट ऑफ ए 0 0 0 डेट ऑफ ए 0 0 0 डेट ऑफ ए। और यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर उसी रो के एलिमेंट हैं और उसी रो के कोफैक्टर हैं तब तो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अगर एलिमेंट अलग रो के हैं, कोफैक्टर अलग रो के हैं, तब हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इनकी मल्टीप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा और फिर डेट बाहर आएगा और फिर यही चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि डेट ए इंटू आई। तो हमने क्या किया कि एडजॉइंट ए इंटू ए को डेट ए इंटू आई के इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिया है। और इसको इसके इक्वल ये हम पहले ही कर चुके हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई, ये हमने पहले कर लिया था और ये अब कर लिया है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर देखा जाए तो उससे पता चलेगा कि ये तीनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम ये लिख पाएंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई। तो ये थी हमारी थ्योरम 1। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, और थोड़ी सी कोशिश आप भी करिएगा, बल्कि आपकी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए मेरे से। दोनों जब कोशिश से मिलेंगी तभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। तो थ्योरम 1 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं।